You are the ultimate guru. पहले मैं प्यार से बड़ा दूर दूर रहती थी, पर तुमसे मिलने के बाद करीब आने का मन करता है। तुमने दिल चुरा लिया। ये बताओ, तुम्हारा प्यार छीनने वाले को तुमने छोड़ क्यों दिया? चलो मिलकर उससे बदला लेते हैं। एक मिनट सा। इन्होंने मेरे बेटे को मार दिया। अब ये मेरी बहू को ले जाने आया। हमें बचा लो। तेरे बेटे को मारकर तेरी बहू का मंगलसूत्र छीनकर उसे विधवा बनाया तेरे घर में रखने के लिए। इसे ले जाकर अपने घर में रखूंगा ताकि तेरे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। हट जा।
मेरे बेटे को मारकर तेरी बहू का मंगलसूत्र छीनकर उसे विधवा बनाया तेरे घर में रखने के लिए। इसकी आंखों में कभी तुम आंसू मत आने देना। वादा करो मुझसे कि तुम इसे खुश रखोगे। अंदर ले जाओ। पापा को देखो, जल्दी जल्दी, क्विक। पहले उस लड़के को बचाओ। गो। उसकी हालत बहुत नाजुक है। एक्चुअली ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग बैक। हो सकता है कि वो बच भी ना पाए, पर फिर भी वो जिंदा रहना चाहता है। कोई तो वजह है, आप उसके लिए दुआ कीजिए। कल सुबह तक मैं आप पर अटैक करने वाले को आपके सामने खड़ा कर दूंगा। इस शहर में तुम्हारा स्टाफ कितना है? 5000। इस शहर में मेरा स्टाफ 50,000 है। आई एम बिगर देन यू एंड बेटर देन यू। आई नो व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू। कंस्ट्रक्शन में आना चाहते थे और वो डिस्ट्रक्शन में चला गया। वो मरने वाला था, लेकिन उसे बचा किसने लिया? बेटा तू भगवान का रूप है। अपनी जान पर खेलकर तूने हमारी जान बचाई बेटा। थैंक यू वेरी मच। पर यह अटैक क्यों किया था? मेरी बहू के लिए। बहू के लिए? बिजनेस करते करते हम लोगों ने अर्जुन पवार से दुश्मनी मोल ले ली। अपाइज कर दिया पापा। प्रॉब्लम सॉल्व।
थैंक यू सर। जेबी साहब, हमारी रिलेशनशिप 40 साल की है। आप परफेक्शन के लिए जान देंगे, हम इज्जत के लिए जान देंगे। हम दोनों की सोच काफी मिलती है। लेट्स टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। आपकी बेटी अगर हमारे घर की बहू बने तो हमारी इज्जत बढ़ेगी और इस प्रोजेक्ट की भागीदारी और मजबूत हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम। थैंक यू। बहुत अच्छे, आग बढ़ने दो। जो लड़की भाई के पास रहने वाली थी वो उनके घर में रहेगी, तो इसमें खुशी की बात क्या है? अभी तो हम एक आईएएस की बेटी को उठा के लाएंगे, ज्यादा मजा नहीं आएगा। लेकिन एक बार शादी हो गई फिर वो बन जाएगी अश्वित नारायण वर्मा की बहू। उसे उठा के लाऊंगा तो लोग पवार का लोहा मानेंगे। ओह, बेइज्जत होके वो सड़कों पर पागल कुत्ते की तरह घूमेगा। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शादी के मंडप में ही उसने मेरे बेटे को मार डाला। हमारे परिवार की सारी खुशियां छीन ली। उस दिन जब तुमने हम लोगों को बचाया तब वो मेरी बहू को उठाने आया था। मेरे पति के मान और मर्यादा की लड़ाई में हमारी बहू के साथ बहुत अन्याय हुआ है बेटा। बिन माँ की बेटी है वो सर। उसकी जिंदगी ऐसी हो जाएगी मैंने सोचा भी नहीं था। तो फिर आप क्या चाहते हैं? अपनी बेटी को घर ले जाना चाहता हूँ। ले जाकर पवार को सौंप देंगे अपनी बेटी को। उठा के ले जाएगा वो। अब वो आपकी बेटी नहीं है, इस घर की मर्यादा है। वो यहीं रहेगी हमेशा के लिए जब तक वो जिंदा है। चाहो तो एक बार अपनी बेटी से मिल लो। जब किसी लड़की के साथ अन्याय होता है तो वो अपने पिता को बताती है, लेकिन यहां तो अन्याय करने वाला मैं ही हूं और इस शर्मिंदगी को संभालने की ताकत अब मुझ में नहीं है। बेटा मुझे माफ कर दो, माफ कर दो बेटा। स्वीटी मर चुके हैं गगन, उसे भूल जाओ प्लीज, यहाँ से चले जाओ। अगर ऊपर वाला हमें आंसू देता है तो उसे पूछने की वजह भी देता है। खुल के रो लो। अगर गंगा जल से पवित्र कुछ है इस दुनिया में तो वो आंसू है, इसलिए रो, खुल के रो। अब तुम्हारी आंखों से मैं एक आंसू नहीं निकलने दूंगा। स्वीटी,
चाहे जिंदगी में तुम्हारा कोई साथ दे या ना दे, पर मैं दूंगा। आई लव यू फॉर एवर एंड एवर एंड एवर, मरते दम तक, दम तक, दम तक। My name is Maren Kessler. I was 31 years old the night my whole family sat frozen in a ballroom I had quietly paid for. But that night wasn't where the story began. It began 8 years earlier on a rainy Sunday dinner in Portland. Back then I was 24, working late shifts at a cramped sound studio, pouring every spare cent into a career my family treated like a childish detour. My mother, Ingrid, called it a phase. My father, Walter, called it a waste of potential. My sister, Deborah, never said a word about it. She just sat there smiling every time our parents did. For nearly 3 years I had been with Marcus, and I genuinely believed we were building a life together. Then, one ordinary Sunday, my parents unraveled that belief without even blinking. Halfway through the meal, my father looked straight past me at Marcus and told him he deserved someone more grounded. My mother's eyes drifted to Deborah, and within minutes, the whole table was gushing about how well suited Marcus and Deborah would be. I might as well have been an empty chair. Nobody spoke up for me. Not my mother, not my father, not even Marcus. Something inside me cracked open that night and never fully closed again. 4 months later, Marcus asked Deborah to marry him, and I packed my car and left Portland behind. Denver was not the glossy reinvention people imagine in films. It was brutal, in a quiet, grinding way, the kind of hard that has you staring at a ceiling at 3 a.m, wondering if your family had been right about you all along. I rented a converted storage unit, stitched together every gig I could find, mixing podcasts, cleaning up demo tapes, recording garage bands for almost nothing. Some weeks it was instant ramen and gas station coffee. Other weeks I had to choose between the two. But for the first time in my life, no one was assigning me a role at a table I never asked to sit at. No comparisons, no Sunday dinners, no scripted family roles, just work. And work turned out to be far kinder than disappointment ever was. Then one rainy Thursday, everything shifted. I wandered into a small open mic venue, and there, tuning a battered guitar, was Owen Hale, the same musician my family had once humiliated out of their house. The same man my parents had decided didn't belong anywhere near their precious table. He looked older, and so did I. But within minutes we were talking, as if no years had passed at all. Eventually, the conversation drifted back to Portland, back to that dinner, back to my family. And that's when Owen told me something I had never known. After that Sunday, my mother had reached out to him privately. She called him a dead end, a man going nowhere, and told him plainly to stay away from me. Owen reached into his guitar case and pulled out a creased, yellowed sheet of paper, 8 years old. At the bottom, in my father's unmistakable handwriting, were 6 words: "Find yourself a real career, kid." I held that paper for a long time before folding it and handing it back. In that moment, I made a decision. My family had spent years deciding who was worthy of a seat at their table. I was finished asking to be included. Owen and I began working together almost by accident. He brought melodies, I brought production. Slowly, we started finding artists nobody else wanted, kids with raw talent and zero connections, voices everyone else had dismissed, people who reminded us of ourselves. Our first signing flopped, the second barely made a ripple, the third broke even, and then the fourth exploded online. More followed.
Within 4 years, we weren't a scrappy home studio anymore. We were a legitimate label. One artist took home an industry award. Another sold out arenas on a national tour. Money stopped being a monthly source of dread. Meanwhile, back in Portland, my family still believed I was scraping by in some dead-end job. Nobody ever thought to ask. They preferred their comfortable story, the failed daughter who would eventually crawl home. I let them keep believing it. Then, one gray afternoon, my aunt called, her voice shaking. "Marin, your father's heart isn't doing well." My stomach dropped instantly. His condition had worsened, and the doctors were using words nobody wants to hear. Suddenly, my family was up against something they couldn't spin or ignore: time itself. Weeks later, I learned something else: that Deborah and Marcus were buried in debt, their picture-perfect house quietly collapsing under the weight of loans. A month after that, an invitation arrived. My parents' 40th wedding anniversary. Family only. Everyone would be there. Deborah, Marcus, my parents, every relative who had watched me get erased from that table years earlier. I almost threw the invitation away. Then I thought of my father and said yes. The night of the anniversary, Owen walked in beside me, and the moment we entered the ballroom, every conversation stopped. People stared, not because of the designer clothes, not because